हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू पाई केमिस्ट्री। आज हम करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी है वो हम लास्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। उनके फॉर्मूले जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, एक बार मैं वो रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिजिड रोटर के लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लाइक मॉडल के लिए हमने एनर्जी देखी थी n प्लस हाफ एच न्यू इन द टर्म्स ऑफ जूल, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर एक्स ई ओमेगा ई हो जाता है वेव नंबर। ठीक है, वो हमने निकालनी देख ली है। और n हार्मोनिक के लिए जो एनर्जी होती थी वो होती है n प्लस हाफ एच न्यू माइनस n प्लस हाफ का स्क्वायर एच न्यू एक्स ई। एक्स ई क्या था? एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला क्या था एक्स ई का? एच न्यू बाय 4 डी ई इन द टर्म्स ऑफ जूल। देखो ये तो डायमेंशन लेस होती है, ये जूल में होगी और डीई भी जूल में होगी। अगर ये पर सेंटीमीटर में है तो इसे भी पर सेंटीमीटर में लेना है। ठीक है, और हमने ट्रांजिशंस निकालनी देखी थी लास्ट लेक्चर में कि अगर 0 से 1 ट्रांजिशन हो रही है तो हम इसको फंडामेंटल ट्रांजिशन बोलते हैं, और इसकी हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं यहाँ पे ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और 0 to n जनरल हमने निकाल लिया था। अगर हमें 0 से n वाली ट्रांजिशन देखनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मतलब ई एन माइनस ई नॉट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था n ओमेगा ई माइनस n इंटू एन प्लस 1 ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज होंगे हमारे क्वेश्चंस में। फिर ये तो था ओवरटोन्स बताई थी मैंने। फिर हॉट बैंड्स आए थे जिनमें कंसेक्यूटिव अगर हमें एनर्जी का डिफरेंस देखना है, मतलब हमें n से n प्लस 1 तक के लिए डिफरेंस देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? ई n प्लस 1 माइनस ई एन। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, ओमेगा ई माइनस एन प्लस 1 2 ओमेगा ई एक्स ई, जो मतलब लास्ट वाली ट्रांजिशन है जिसमें हो रही है उसको 2 ओमेगा ई एक्स ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हमने वो डिसोसिएशन एनर्जी निकाली थी डीई, यहां से डीई आ जाएगी एच न्यू बाय 4 एक्स ई, ये तो वही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने हाईएस्ट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर निकाला था जहां पे डिसोसिएशन होती है, जिसको हम एन मैक्सिमम बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला था 1/2 एक्स ई माइनस हाफ। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमारे यूज होंगे क्वेश्चंस में, तो ये आने चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। अभी तक जो हमने फॉर्मूलेज रिवाइज करे हैं, इन्हीं पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं, यही फॉर्मूलेज हैं। इसके अलावा या फिर वाइब्रेशनल एक्टिव और इनएक्टिव पे क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये हमने प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन लिया है। द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V इज इक्वल्स टू 0 एंड V इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे V दे रखा है और हमने इसको N माना था, एक ही बात है। ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय 2 1 4 3। तो देखो 0 से 1 ट्रांजिशन हो रही है, तो हम उसको क्या बोलते थे? फंडामेंटल ट्रांजिशन। तो जो फंडामेंटल ट्रांजिशन दे रखी है ये इन्होंने, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन इजी है, बस एक बार उसे समझना है और फॉर्मूला एकदम से माइंड पे स्ट्राइक करना चाहिए, तब तो इजी है ये। ठीक है, इट्स एन हार्मोनिसिटी ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू हमें गिवन है 14 पर सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ ओमेगा ई एंड फर्स्ट ओवरटोन कौन सी होती थी? देखो 0 से 1 वाली होती है फंडामेंटल ट्रांजिशन, फर्स्ट ओवरटोन 0 से 2 वाली हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल हमें 0 से 1 वाले की वैल्यू दी हुई है 2 1 4 3। तो फंडामेंटल वाले का फॉर्मूला भी हमने देखा है, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, कितना दे रखा है? 2 1 4 3 पर सेंटीमीटर। और वैल्यू ऑफ ओमेगा ई एक्स ही भी गिवन है 14 पर सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ ओमेगा ई निकालना है, तो यही वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, ओमेगा ई आ जाएगा
तो ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स की वैल्यू यहाँ पे 14 इक्वल टू 2143, तो क्या हो जाएगा 2143 प्लस 28 दैट इज 2171। ठीक है, तो 2171 इस ऑप्शन में, लास्ट डी ऑप्शन में। और हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मतलब हमें 0 से 2 वाली ट्रांजिशन निकालनी है। तो अभी हमने ओवरटोन का जनरल फॉर्मूला देखा है, क्या होता है एन ओमेगा ई माइनस एन इंटू एन प्लस 1 ओमेगा ई एक्स ई। तो एन की जगह 2 पुट कर दो, 2 ओमेगा ई माइनस 2 3 6 ओमेगा ई एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है। ओमेगा ई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2171 माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू गिवन है 14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4258 पर सेंटीमीटर। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। 4 मार्क्स बिल्कुल इजीली आ सकते हैं, बस एक बार क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि 0 से 1 वाला क्या दे रखा है और फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट ऑफ एन एल्काइल हैलाइड आर दिस। देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन पर सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका मतलब ये क्या गिवन है हमें, ओमेगा ई दैट इज 300 पर सेंटीमीटर एंड एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट दैट इज एक्स ई इज 0.0025। ठीक है, एक्स ई एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती रिस्पेक्टिवली। द पोजीशन इन पर सेंटीमीटर ऑफ इट्स फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड की पोजीशन बतानी है, तो फंडामेंटल बैंड हमें पता है ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, तो ये निकालना है हमें। नेक्स्ट क्या करना है, एंड फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। सब कुछ गिवन है, बस पुट करेंगे। ठीक है, पुट आप करके देख सकते हो 300 माइनस 2 ओमेगा ई 300 एक्स ई की 0.0025 ऐसे वहां पुट करेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कौन सा आंसर है इसका ए बी सी डी में से। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, the IR spectra of a diatomic molecule exhibit transitions and this corresponding to excitation from ground state to first। देखो ग्राउंड से फर्स्ट की दे रखी है हमें ट्रांजिशन, ग्राउंड से सेकंड की एंड ग्राउंड से थर्ड वाइब्रेशनल स्टेट गिवन है। हमें निकालना क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन पर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन से समझ आ रहा होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पर सेंटीमीटर में किसकी यूनिट होती है, वेव नंबर की, दैट इज ओमेगा ई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें गिवन है फंडामेंटल ट्रांजिशन ग्राउंड से फर्स्ट 0 से 1 वाली फंडामेंटल होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, ये हमें गिवन है 2144। ठीक है, और सेकंड ग्राउंड से सेकंड मतलब फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन अभी हमने निकाली थी, क्या थी 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई, ये हमें गिवन है 4262। ठीक है, नेक्स्ट भी गिवन है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। देखो हमें ओमेगा ई निकालना है, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस कर देते हैं सेकंड इक्वेशन, तो 3 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई इक्वल टू 2144 इंटू 3, ये हुआ। और माइनस सेकेंड इक्वेशन यानी कि 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स इक्वल टू 4262। माइनस करना है तो ये माइनस पॉजिटिव माइनस, ये कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा ओमेगा ई इज इक्वल्स टू
2144 इंटू 3 -4262। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2170 पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बस क्वेश्चन समझने की प्रॉब्लम होती है और बिल्कुल सिंपल है फिजिकल स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस। हम धीरे धीरे फर्दर न्यू क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें न्यू फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन फ्रॉम द वाइब्रेशनल फाइन स्ट्रक्चर इन द वाइब्रोनिक स्पेक्ट्रम। वही वाइब्रेशनल है, इसका मतलब ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल ओमेगा ई और ओमेगा ई एक्स की वैल्यू गिवन है। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला क्रैक होना चाहिए। हमने निकाला था D is equals to omega E upon 4 omega E XE। यही था इसका फॉर्मूला, जस्ट अ मिनट, ओमेगा E अपॉन 4XE था, सॉरी। ठीक है, ओमेगा E अपॉन 4XE, क्योंकि हमने XE का करा था एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट का, तो इसका था ओमेगा E by 4 DE। D उधर जाएगा तो ओमेगा E by 4XE। ठीक है, अब हमें गिवन है ओमेगा ई की वैल्यू, ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू 8। तो अब हमें एक्स ई निकालना है इसमें से, तो ओमेगा ई एक्स ई डिवाइडेड बाय ओमेगा ई कर ले, एक्स ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 8 by 512, तो कितना आएगा 1 by 64। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं ओमेगा ई की वैल्यू 512 by 4, एक्स ई की 1 by 64। इसको सॉल्व करेंगे 512 64 by 4, तो ये हो जाएगा 512 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8192 पर सेंटीमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। बस फॉर्मूला एक पता होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चंस। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट टाइप न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट टाइप क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं होते और कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ HCl अकर एट दिस एंड दिस। तो फंडामेंटल, अब तो ये फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। ये गिवन है हमारे पास 5668, सॉरी 2885.9 एंड फर्स्ट ओवरटोन दैट इज 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई 5668 पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, सेम क्वेश्चन है, ओमेगा ई निकालना है एंड देन फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा ई कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो करो 3 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई इक्वल टू 2885.9 इंटू 3 माइनस सेकेंड इक्वेशन 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई 5668 कैंसिल, ओमेगा ई इज इक्वल्स टू 2885.9 इंटू 3 माइनस 5668। वहां पे कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, तो इसका आएगा 2989.6 पर सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना है फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट अगर हम वेव नंबर की टर्म्स में देखें तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 पाई सी रूट के बाय न्यू, रिड्यूस मास, ये फोर्स कांस्टेंट न्यू बार, यानी कि वेव नंबर को ही हम ओमेगा ही बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के क्या हो जाएगा, ओवरऑल देखो ये इधर जाएगा स्क्वायरिंग करके 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा ई स्क्वायर और न्यू।
यही आएगा, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो 4 पाई यानी कि 3.14 का स्क्वायर, सी यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ओमेगा ई स्क्वायर यानी कि 2989 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, और रिड्यूस्ड मास देखो HCl है तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, तो 1 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 36, और इसकी यूनिट, इसको मैंने कहा था कि जब भी रिड्यूस मास निकालो यूनिट कन्वर्जन में तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें 1.67 इंटू 10 की पावर -27 से, ताकि उसकी यूनिट बन जाए इन किलोग्राम। ठीक है, तो देखो इसको पूरे को तो सॉल्व हम उस कैलकुलेटर से कर लेंगे, बस इसकी यूनिट देख लेते हैं एक बार लास्ट में कि सही आ रही है या नहीं आ रही। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, हम देख भी चुके हैं पहले। तो देखो ये यूनिटलेस सी की सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ओमेगा ई की सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और इसकी किलोग्राम, तो देखो क्या आएगी, सेंटीमीटर है तो कैंसिल, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था कि किलोग्राम मीटर इक्वल होता है न्यूटन सेकेंड स्क्वायर के, तो किलोग्राम सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर, तो हमारे पास यूनिट सही आ जाएगी, और ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है इसमें हमें लास्ट में यूनिट मैच करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पूरा फॉर्मूला सब कुछ भी आता है लेकिन यूनिट मैच नहीं हो रही तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो यूनिट की नॉलेज होना जरूरी है। और ये पूरी फिजिकल स्पेक्ट्रा का जो यूनिट कन्वर्जन है वो हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वो देख लो। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। द IR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस द कोबाल्ट हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग इज ऑब्जर्व्ड एट इतने सेंटीमीटर, द कोबाल्ट ड्यूटेरियम स्ट्रेचिंग इन दिस कंपाउंड विल बी अपीयर एट दिस। ठीक है, तो देखो हमने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो हमने कहा था कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में न्यू रूट, एक तो था रोटेशनल स्पेक्ट्रम में भी किया था हमने, उसमें तो हमने बी लिया था रोटेशनल कांस्टेंट, इसमें हमने न्यू रिड्यूस मास न्यू डैश रूट न्यू डैश ये आया था। अगर आपको फॉर्मूला से याद है तो डायरेक्ट इसको पुट करके कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो न्यू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें कितनी, एक हम मान लेते हैं COD की, मतलब कोबाल्ट ड्यूटेरियम, ये भी कोबाल्ट ड्यूटेरियम और ये कोबाल्ट हाइड्रोजन की अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमें ऑफ कोबाल्ट ड्यूटेरियम निकालनी है, ये तो हमें निकालनी है, और ये कितना गिवन है ये तो हम करेंगे, रिड्यूस मास निकालेंगे। न्यू कोबाल्ट हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी गिवन है 1840 पर सेंटीमीटर, हाइड्रोजन इसको नीचे लेके आएंगे न्यू ऑफ कोबाल्ट ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1840, इसको मैंने आपको रिजिप्रोटर वाले में जब हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस करे थे तो मैंने कहा था ये डायरेक्ट 1/2 आ जाएगा, कैसे आएगा वो भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। देखो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है रिड्यूस मास का फॉर्मूला, तो कोबाल्ट का जितना भी होता है हमें मास नहीं पता, मान लेते हैं हमने x मान लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोबाल्ट का x, ड्यूटेरियम का 2x प्लस 2। तो इस कोबाल्ट के कंपैरिजन में ये 1 और 2 काफी स्मॉल है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, x से x कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, तो ये 1/2 डायरेक्ट आ जाता है। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर द रूट 1/2, 1840 √2 की वैल्यू 1.414
इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1300 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद तो भी कर सकते हैं। देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी, फ्रीक्वेंसी निकालनी तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2π√k/ν। पर सेंटीमीटर में निकालनी है तो आपको यूं भी रख सकते हैं कि वेव नंबर की टर्म्स में लिख लें, क्योंकि वेव नंबर की यूनिट होती है, ठीक है। तो 1/2πc भी लिख सकते हो। अब ये भी कांस्टेंट, ये तो हमने लिख ली फॉर कोबाल्ट ड्यूटेरियम, ऐसे ही हम कोबाल्ट हाइड्रोजन के लिए लिख लेंगे, उसी का रिड्यूस्ड मास लिख लेंगे। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2πc तो सारे कांस्टेंट है, कैंसिल, फोर्स कांस्टेंट भी कैंसिल, ये बचेगा रिड्यूस्ड मास ऑफ COD एंड रिड्यूस्ड मास ऑफ COH। तो यही फॉर्मूला यही बन जाएगा सेम, ठीक है। तो फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाला। ये 8 का क्वेश्चन है, neglecting the mass of hydrogen and deuterium with respect to that of iodine, the ratio between fundamental vibrational frequency of HI and DI, ये निकालना है हमें रेशियो DI का, ठीक है। तो देखो अगर हम रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि क्या आया था 1/2πc कांस्टेंट था, वो तो कैंसिल ही हो गया था। रिड्यूस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रिड्यूस मास HI का और रिड्यूस मास ऑफ DI यही आया था। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि रेशियो करेंगे तो 1/2πc जो है कांस्टेंट है और वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये भी निकाला है, अगर हम नेग्लेक्ट करें मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम को तो ये कितना आएगा, ड्यूटेरियम डबल होता है तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है इसकी वैल्यू √2 आएगी, रूट तो है ही 2 आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। देखो कैसे आई, समझ आ गया होगा तो देख लो। देखो M1 M2 मास ऑफ ड्यूटेरियम मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय HI के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के मास को नेग्लेक्ट कर दो, क्या रहा क्वेश्चन में, तो ये क्या होगा, नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ आयोडीन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन भी कैंसिल, और ये मास ऑफ ड्यूटेरियम क्या होता है 2, जस्ट अ मिनट, ये आयोडीन था, सॉरी DI था ना, तो आयोडीन वाला मास कैंसिल और हाइड्रोजन वाला 1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, रूट इसके ऊपर है ही, तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये टिफर में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉर्मल मोड्स डज द CO2 मॉलिक्यूल हैव बट इफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स वर कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन वन डायमेंशन। दोनों बताने हैं कि अगर नॉर्मल मॉलिक्यूल लेते हैं तो कितने मोड्स आएंगे और इसको कंस्ट्रेन कर देंगे अगर हम 1D में तो कितने मोड्स आएंगे, ठीक है। तो हमने देख रखा है पहले भी कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोड्स कितने होते हैं 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल 3 and -5। अगर नॉन लीनियर है तो क्या होते हैं ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल भी 3 और वाइब्रेशनल होते हैं 3 and -6। तो CO2 का एग्जांपल दे रखा है, तो CO2 इज अ लीनियर, तो हम 3 and -5 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन है नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे 3 एटम्स है, -5 दैट इज 4। तो नॉर्मल तो हमारे पास 4 मोड्स आ जाएंगे, या तो ये ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है। तो और जब इसको 1D में 4 मोड्स कौन से होते हैं CO2 में, तो देखो CO2 है अगर उसमें 4 मोड्स होंगे, फर्स्ट तो सिमेट्रिकल, एक एंटी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल और 2 होते हैं बेंडिंग वाले, तो एक ट्विस्टिंग एक वैगिंग, ठीक है। सिमेट्रिकल एंड और असिमेट्रिकल और जो 2 बेंडिंग होते हैं ना, वो दोनों बेंडिंग डीजेनरेट होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में क्या होगा, जो ये CO2 है,
ठीक है, वो से यूं मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। और असिमेट्रिकल में दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो असिमेट्रिकल है। और बेंडिंग में हो सकता है एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ जाए, तो बेंडिंग, ठीक है। या फिर यूं भी हो सकता है, या फिर दोनों एक डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो देखो जब बेंडिंग हुई है तो एक ही प्लेन में नहीं हुई, ये दूसरी एक्सिस में जा रही है, ठीक है, 2D में हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पे 1D की बात एक ही डायमेंशन में करवानी है। तो जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है और असिमेट्रिकल है वो दोनों एक ही डायमेंशन में हो रही है, तो सिर्फ 2 मोड्स आएंगे फॉर दी, तो हम क्या कहेंगे 4 नॉर्मल मोड्स फॉर फ्री CO2 एंड 2 फॉर फ्री कंस्ट्रेंट CO2। मतलब अगर यहाँ पे 2D की बात होती तो चारों ही आ जाते हैं, कि 1D की बात है तो 2 बेंडिंग वाले हट गए, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये क्वेश्चन तो हो गया, तो देखो अगर कोई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आ जाए H2 N2 D2 टाइप कोई भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये कैसे होते हैं, रोटेशनली तो हमने करे थे, इनके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट होना ही होता, तो रोटेशनली इनएक्टिव। तो क्या ये वाइब्रेशनली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, तो H2 है, देखो जैसे CH4 का हमने पहले एग्जांपल लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो वो तो एक्टिव था क्योंकि उसमें असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है, डायपोल मूवमेंट दे देती है चेंज इन, लेकिन इनमें कोई चेंज इन डायपोल मूवमेंट नहीं होता, इसलिए ये वाइब्रेशनली भी IR इनएक्टिव होते हैं। लेकिन फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रोटेशनल रमन, तब ये एक्टिव हो जाएगा। अगर रमन इनके साथ आ जाएगा, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा, वो हम आगे पढ़ेंगे, तब ये एक्टिव हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिकली भी एक्टिव हो जाएंगे। हम लास्ट स्पेक्ट्रा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसमें सारे ही एक्टिव होते हैं, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल इनएक्टिव नहीं होता, इसमें भी एक्टिव है, तो हम बाद में कर लेंगे, अभी ये वाली बात है, ठीक है, इसे नोट कर लेना। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। द रोटेशनल कांस्टेंट फॉर CO इन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट आर दिस। देखो ये वाइब्रेशनल में रोटेशनल कांस्टेंट कहां से आ गया, तो देखो मैंने बताया था कि जो वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं उनके बीच में ही रोटेशन होती है, ये रोटेशनल स्टेट्स हैं, ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, ये अलग रोटेशनल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये हार्मोनिक का ग्राफ बनाया हमने, हार्मोनिक में क्या होता है, जो गैप होता है वो सेम होता है, ठीक है, वो हम पहले कर चुके हैं। तो जैसे जैसे हम R बढ़ेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऊपर जाते जाते बढ़ रहा है, तो B कम होगा रोटेशनल कांस्टेंट, कैसे, क्योंकि B क्या होता है x²/8π² I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज न्यू r², तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो R ज्यादा तो ऊपर जाते जाते B रोटेशनल कांस्टेंट कम होएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट के लिए B दे रखा है हमें 1.9 B0 और B1 दे रखा है 1.6 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, R में कितना चेंज हुआ परसेंटेज में निकालना है। तो देखो हमें पता है कि R² इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है B के, तो हम यूं कह सकते हैं R1² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B1 एंड R0² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B0। तो रेशियो निकालिए अगर हम R1²/R0² इक्वल टू B0/B1 आ जाएगा, तो R1/R0 इक्वल टू √B0/B1, R0 उधर ले जाए, क्योंकि हमें क्या बताना है, परसेंटेज चेंज इन, जैसे हम ऊपर गए तो कितना चेंज हुआ R1 बताना है R0 के रिस्पेक्ट में। अब हमें R0 भी नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है, तो B0 की वैल्यू हमें गिवन है 1.6, 1.9, 1.6 into 100, कैलकुलेटर अलाउड होता है गेट में, इसको सॉल्व करोगे तो 109 आ जाएगा। तो देखो R0 हमने मानी थी 100 या 109, यानी कि कितना चेंज हुआ 9%, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
थोड़ा डिफरेंट था ये क्वेश्चन। ये आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, तो ये आर नोट हमने मान लिया एज्यूम, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो हमने इसको 100 मान लिया, ठीक है। तो 1.9 बाई 1.6 इंटू 100 कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 109 आ जाएगा। तो 100 के रिस्पेक्ट में ये 109 आया, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 9%। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे कंप्लीट हुए आज के लेक्चर के, और बाकी के कुछ बच गए होंगे तो वो हम, जैसे हमने क्वांटम के लास्ट में क्वेश्चंस किए थे 2018 के 19 के, वो हम लास्ट में जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा खत्म हो जाएगा तब कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिए, और अगर अच्छा लगा तो प्रेस ऑन द लाइक बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।